तो स्टूडेंट्स वेलकम टू आईपीए इंस्टीट्यूट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स और आज का टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। चैप्टर का एक पार्ट है ये टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं कि ये टॉपिक या ये कॉन्सेप्ट हमें हमारे डे टू डे लाइफ में कहाँ देखने को मिलता है। जितने भी ब्रिजेस या फ्लाईओवर्स हैं वहां हमें इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट देखने मिलता है। जो भी हैंगिंग वॉल फ्रेम्स होते हैं या फिर लैडर जिस पे चढ़ के हम छत पे जाते हैं, जो सीढ़ियां होती है, वहां पे हमें इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्कूल में बच्चे एक गेम खेलते हैं सी सॉ का, जिसमें दोनों तरफ बच्चे बैठे होते हैं, एक ऊपर जाता है एक नीचे जाता है, तो वहां पे भी हमें इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज का कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाता है। तो अब हम बात करते हैं आखिर ये इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। इक्विलिब्रियम से हमारा मतलब है द ऑब्जेक्ट शुड बी इन ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। उसका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम प्लस रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों होगा, तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में कहेंगे, अदरवाइज वो इक्विलिब्रियम में नहीं कहलाया जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, इसका मतलब वो पार्शियल इक्विलिब्रियम में है। अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है लेकिन रोटेशनल है, अगेन इट विल बी अ पार्शियल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल दोनों इक्विलिब्रियम्स का होना जरूरी होता है। दे बोथ शुड एग्जिस्ट। तो सबसे पहली कंडीशन किसी भी रिजिड बॉडी के इक्विलिब्रियम में होने की हो गई, देयर शुड बी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो पहली कंडीशन क्या है हमारे पास में? द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज द कंडीशन ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब पहले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को समझते हैं एक बार अच्छे से। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स 0 के बराबर है, तो हम कह देते हैं कि इट इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। मैं एक बार इसको लिख लेती हूं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या कह रहा है ये कह रहा है द नेट एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल टू 0। नेट एक्सटर्नल फोर्स से मतलब हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं उनका अगर रिजल्टेंट 0 के बराबर आ रहा है तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। रिजल्टेंट मतलब जितने भी फोर्सेस उसके एक्स डायरेक्शन में लग रहे हैं, दे शुड बी इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस टेकिंग प्लेस इन द वाई डायरेक्शन, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द जेड डायरेक्शन, ये सब किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर फॉर द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है और हम यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करें तो वी कैन सिंपली से F इज इक्वल टू ma। ये हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पता है। और नाउ वी हैव ऑलरेडी टोल्ड कि F यहाँ 0 है। F 0 से मतलब हो गया ma शुड बी इक्वल टू 0। Now we all know that m cannot be equal to 0. It means the acceleration is equal to 0. तो कंडीशन क्या आ गई? कंडीशन आई कि the acceleration should be 0. एक्सलरेशन किस केस में 0 होता है, अब उसकी बात करते हैं। देखो एक्सलरेशन कब 0 हो सकता है? पहली कंडीशन है when the velocity is equal to 0. वेलोसिटी 0 है तो ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगा? रेस्ट की कंडीशन में। तो नाउ द ऑब्जेक्ट इज इन कंडीशन ऑफ रेस्ट। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है, वो रेस्ट की कंडीशन में है, तो इस वाले इक्विलिब्रियम को कहा जाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ पे सेकंड कंडीशन एक्सेलरेशन 0 होने की है कि वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट। कोई ऑब्जेक्ट है, अब वो रेस्ट में नहीं है, वो कैसे मूव कर रहा है? इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो उस वाले केस में भी एक्सेलरेशन 0 हो सकता है और जो नेट एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो 0 के बराबर आएंगे और हमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। तो जो ये वाली कंडीशन है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। दिस इज नॉन एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो दो इक्विलिब्रियम मिल गए, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम जिसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। दूसरी कंडीशन मिली जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, दैट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम लोगों को और ध्यान रखना है,
हम सबको पता है फोर्स किसके बराबर है, माइनस du अपॉन dr, वेयर u इज द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, u पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। अभी अभी हमने कहा F 0 के बराबर फॉर द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, तो जो du अपॉन dr है दैट हैज आल्सो बिकम इक्वल टू 0। और इसका किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन अगर 0 है, इसका मतलब वो क्या है, दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी इज अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका डिफरेंशिएशन 0 आया, इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है। तो जब भी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी विल बी कांस्टेंट, या तो ये मैक्सिमम होगी या फिर मिनिमम होगी, बट इट विल रिमेन कांस्टेंट, ये ऐसे इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी। तो इस वाली कंडीशन का भी आपको ध्यान रखना है जब हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में ही जो हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, उस स्टैटिक इक्विलिब्रियम के 3 फर्दर टाइप्स हैं। तो हम उन 3 फर्दर टाइप्स को एक बार देखते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम के 3 टाइप, स्टैटिक, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, पहला है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड थर्ड वी हैव द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब स्टेबल इक्विलिब्रियम से हमारा क्या मतलब है? स्टेबल से मतलब है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे है और वो वापस अपनी उसी पोजीशन को रीगेन करने का ट्राई करता है और उसी पोजीशन पे वापस आ जाता है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास में एक ग्लास का बॉल है और इस ग्लास के बॉल में यहाँ पे एक मार्बल रखा हुआ है, जो कांच के कंचे आते हैं ना, उनकी बात कर रही हूं मैं। तो यहाँ पे हमने एक मार्बल, एक कंचा रखा हुआ है। अगर इस कंचे को मैं यहाँ से उठा के यहाँ तक लेके आऊं और यहाँ पे छोड़ दूं, तो छोड़ने के बाद क्या होगा, ये जो ग्लास मार्बल है वो नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, और एट द एंड ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेगा। तो यहाँ पे इस मार्बल की टेंडेंसी है कि वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर रहा है, और इसी को कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में भी क्या होगा, अगर हम इस पेंडुलम बॉब को यहाँ से यहाँ पे डिस्प्लेस करें और फिर छोड़ दें, तो ये क्या करेगा, थोड़ी देर तो इस तरीके से ऑसिलेशंस करेगा, बट अगेन बाद में ये अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन थी वहीं पे आ जाएगा। तो दिस इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। हम यहाँ पे स्प्रिंग मास सिस्टम का भी एग्जांपल ले सकते हैं। आपने एक स्प्रिंग ली, उस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करके छोड़ दिया, थोड़ी देर वो ऐसे वाइब्रेट करेगी, बट एट द एंड वो वापस अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाती है, एंड दैट इज नॉन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे पास में स्टेबल इक्विलिब्रियम के एग्जांपल है। बहुत सिंपल सा अगर हम एक एग्जांपल और लेना चाहें तो हम क्या कहेंगे, एक कोई यहाँ पे चेयर रखी हुई है, अगर मैं चेयर ऐसा फ्लोर कैसा है, बिल्कुल समतल फ्लोर है, अगर मैं हल्का सा उस चेयर को ऐसे टेढ़ा करूं और फिर वापस उसको छोड़ दूं, तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है। बहुत ज्यादा टिल्ट नहीं करना, हल्का सा ऐसे हमने किया और फिर छोड़ दिया तो वो वापस अपनी शेप में आ जाती है। तो दैट इज आल्सो एन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो भी रिजिड बॉडी है वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करना चाहेगी। देन देयर कम्स अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को कैसे समझा जा सकता है, नाउ फॉर एग्जांपल वी हैव द बॉल, बट हमने इस बॉल को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, उल्टी कटोरी रखी हुई है। पहले हमने सीधी कटोरी रखी थी और उस सीधी कटोरी में हमने कांच के कंचे को रखा था और वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। अब हमने उसी कांच की कटोरी को उल्टा रख दिया। अगर अब इस बॉल पे हम यहाँ पे एक मार्बल रखें, तो ये मार्बल क्या होगा, नीचे की तरफ गिरेगा और नीचे गिर के ये यहीं रह जाएगा, ये वापस उठ के यहाँ नहीं जाएगा। तो ये वाला इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है, दिस इज नॉन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। या फिर कोई हमने सीढ़ी लगा रखी है और उस सीढ़ी को हमने वॉल पे लगा रखा है और एकदम से वो सीढ़ी पे बहुत ज्यादा फोर्स लगा और वो नीचे गिर गई, तो अगेन दैट इज एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वो वापस उठ के नहीं जाएगी। तो ये वाले हमारे केसेस हो जाते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के। थर्ड हमारे पास में न्यूट्रल स्टैटिक
ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो न्यूट्रल स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि ये मेरे पास कोई एक समतल फ्लोर है, इसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है, इस कॉइन को मैं यहां से ए पोजीशन से उठा के किसी नई पोजीशन बी पे रख दूं, तो अब ये नई वाली पोजीशन पे अपनी स्टेबिलिटी में है, वहां से हिल नहीं रहा है, रेस्ट की कंडीशन में है, तो दिस इज द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। या फिर हमने यहाँ पे एक क्यूब ले लिया, इस क्यूब को अभी हमने ऐसे रख रखा है, अब हम इसको ऐसे फ्लिप कर देते हैं। अगर हम इसको फ्लिप करेंगे तो ये ऐसे था ए बी सी डी, तो अब क्या हो जाएगा, डी वाला पार्ट तो ऊपर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको इस तरीके से फ्लिप कर दिया। तो जैसे ही फ्लिप किया, इसने जो नई पोजीशन रीगेन करी, ये अब उसमें स्टेबल है। तो दिस इज ऑल्सो नॉन एज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम या फिर न्यूट्रल स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहली कंडीशन की बात करी। जो पहली कंडीशन कौन सी है इक्विलिब्रियम के लिए, कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब नेट रिजल्टेंट फोर्स जो भी लग रहा है दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। और वो किन किन कंडीशन में जीरो हो सकता है, किस किस तरीके की इक्विलिब्रियम हमें मिल सकते हैं, वो हम बात कर चुके हैं। नाउ देयर कम्स द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास कौन सी है, दैट इज ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब जैसे ही हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो इसका मतलब फोर्स किससे रिप्लेस हो जाएगा, टॉर्क से। अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो के बराबर है तो उस केस में हमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम मिल जाता है। अब टॉर्क जीरो कब होगा, अब देखो टॉर्क जीरो होने के लिए भी हमारे पास में कंडीशन क्या है कि इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी या एंगुलर वेलोसिटी जीरो होगी, उस केस में टॉर्क जीरो के बराबर मिल जाएगा और रोटेशनल इक्विलिब्रियम हमें यहाँ मिल जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए हमारे लिए। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक पिवट ले रखा है, एक यहाँ ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इधर कुछ ऐसे नहीं लगाते हैं, फोर्स को थोड़ा सा इधर लगा लेते हैं, दिस इज F1 फोर्स। और एक सेकेंड, दिस इज F1 और ये वाली डिस्टेंस ले लेते हैं L1। यहाँ पे हमारे पास में फोर्स लग रहा है F2 और डिस्टेंस ले ली L2। अब अगर मैं इसका टॉर्क निकालूं तो टॉर्क मेरे को क्या मिलेगा, टॉर्क 1 विल बी इक्वल टू F1 क्रॉस L1। ठीक है, अगर हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज ले रखा है, हमने क्लॉकवाइज ले रखा है, तो उस हिसाब से हम इसको देखेंगे। पहला वाला हम ले लेते हैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में टॉर्क को पॉजिटिव लेते हैं, तो दिस इज पॉजिटिव। अब जो दूसरा वाला है उसको हम ले लेते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव। सो दिस इज क्लॉकवाइज एंड दिस इज नेगेटिव। अगर हम टोटल टॉर्क पता करें तो दैट विल बी इक्वल टू τ1 प्लस τ2। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क जो आया दैट इज इक्वल टू जीरो। तो जैसे ही हमारे पास में नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो आएगा, दैट कंडीशन सेज अबाउट द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो एक कंडीशन तो हो गई कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ओमेगा जीरो के बराबर है और हमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम मिल गया। दूसरा, ओमेगा कांस्टेंट है और हमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम मिल गया। इन शॉर्ट हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो नेट टॉर्क है दैट शुड बी इक्वल टू जीरो फॉर द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो हमने इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशंस पढ़ ली, पहली ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, दूसरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। टॉर्क शुड बी इक्वल टू जीरो एंड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू जीरो। टॉर्क में भी अगर हम फॉर्मूला लगा के देखें तो टॉर्क का एक फॉर्मूला हमारे पास में होता है I इंटू एल्फा। अब ये I तो जीरो के बराबर होगा नहीं, एल्फा जीरो के बराबर है। एल्फा जीरो कब होगा, या तो ओमेगा हमारा रेस्ट की कंडीशन में है या फिर कैसा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, या फिर ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में। तो उन दो केसेस में हमें टॉर्क जीरो मिल जाएगा। सो दिस वाज अबाउट द इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। तो एक बार क्विकली इसे रिवाइज कर लेते हैं। क्विक रिवीजन में हमारे पास में है
देखो सेकंड कंडीशन में हम कह रहे हैं रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम if the body does not rotate or rotate with constant angular velocity. For this the net external torque or the vector sum of the torques acting on the body is zero. तो अभी जो मैंने आपको मैथमेटिकली बताया उसी को हमने यहाँ पे लैंग्वेज की फॉर्म में लिख रखा है. नेक्स्ट है कपल के बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगी, इसलिए अभी ये वाले टॉपिक को नहीं हम बात कर रहे हैं. यहाँ लिखा है समटाइम द बॉडी कैन बी इन पार्शियल इक्विलिब्रियम. पार्शियल इक्विलिब्रियम ऑलरेडी बता चुकी हूँ. अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है तो इसका मतलब पार्शियल. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, अगेन पार्शियल इक्विलिब्रियम, तो दैट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम. अब हम फर्स्ट कंडीशन को रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास a rigid body is said to be in translational equilibrium if it remains at rest or moving with a constant velocity in a particular direction. For this, the net external force or the vector sum of all the external forces acting on the body must be zero. तो मैथ्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अब हम यहाँ पे इसको रिटन में कैसे लिखा जाएगा वो लिखा हुआ है. स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी? जब वेलोसिटी जीरो है. डायनेमिक इक्विलिब्रियम कौन सा? जब वेलोसिटी कांस्टेंट है. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब इट विल ईदर बी मिनिमम और इट विल बी मैक्सिमम. तो या तो हमें मिनिमम मिलेगी या फिर मैक्सिमम मिलेगी. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशनल स्टैटिक इक्विलिब्रियम. पहला है स्टेबल, दूसरा अनस्टेबल, तीसरा न्यूट्रल. स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? When a body tries to regain its equilibrium position after being slightly displaced and released. तो इसका डेफिनेशन क्या होगा वो यहाँ लिखा हुआ है. Unstable equilibrium when a body gets disturbed further after being slightly displaced and released. मतलब वापस अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर रहा है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में. Neutral equilibrium is what? When a body can stay in equilibrium even after being slightly displaced and released. जैसे कि हमने क्यूब लिया था, क्यूब को हमने डिस्प्लेस कर दिया बट नई पोजीशन पे आके वो अगेन स्टेबल कंडीशन में है, तो दैट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. तो दिस वाज अबाउट द इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच.